नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट नॉलेज एंड शेयर के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 6.3 का परिचय लेंगे। यानी कि प्रश्नावली 6.3 को हल करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें जाननी जरूरी है, जो कि हमें प्रश्नावली 6.3 के पहले दे रखी होती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रमेय 6.7 और प्रमेय 6.8, जिसे हम लोग बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं, उसका हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। मैं इस प्रमेय को भी प्रूफ करूँगा। ठीक है, इसको प्रूफ करके इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करूँगा, ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, और जो बहिष्कोण प्रमेय है उसे मैं एकदम अच्छे तरीके से करूँ, क्योंकि बहिष्कोण प्रमेय का जो प्रूफ है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रश्नावली में त्रिभुज के कोण योग गुण से संबंधित कुछ दो प्रमेय हैं। ठीक है, तो प्रमेय 6.7 ये कह रहा है किसी त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन भाई ये बात सत्य है, ये सबको पता है, लेकिन कैसे सत्य है या कैसे हम लोग इसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अगर इसमें इसे प्रूफ करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। क्या हमें ए से BC के समांतर एक रेखा खींचनी होगी। तो मैं ए से BC के समांतर एक रेखा इस प्रकार से खींचा। ठीक है, हाँ, और मान लीजिए इसे मैंने D नाम दिया, इसे हमने E नाम दिया। हाँ, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है। मान लीजिए हमने इस कोण को 4 नाम दे दिया, इस कोण को हमने 5 नाम दे दिया। ठीक है, हाँ, बस हमने इतना किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये हमने अपनी तरफ से किया है। हमें एक त्रिभुज दे रखा था, 1 2 3 इसके कोण थे। हमने क्या किया, हमने इसे यहाँ पे समांतर एक रेखा खींच दी BC की, और कोण 4 और कोण 5 उसे हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो जो ED है वो BC के पैरेलल है। ED जो है वो BC के पैरेलल है, और तिर्यक रेखा AB क्या है, AB एक तिर्यक रेखा है, उन्हें काट रही है तिर्यक रेखा। अब अगर किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोण 4 और कोण 2 एकांतर अंतः कोण है या नहीं। देखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर ये ED है, ठीक है, ये ED है, ये आपका BC है, AB इस प्रकार से है ना, AB एक, तो कोण 4 और कोण 2 यही तो है, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि भैया कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के। हाँ, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो अगर हम फिर से ED और BC को ही पैरेलल लेते हैं, ठीक है, ED और BC को ही पैरेलल लेते हैं इस बार, लेकिन हमने इस बार तिर्यक रेखा बदल दी, हमने इस बार AC तिर्यक रेखा ले ली। AC हमने क्या ले ली, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब कोण 5 और कोण 3 बराबर होंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ठीक है, कोण 5 और कोण 3, ये देखिए तिर्यक रेखा रही है, तो एकांतर अंतः कोण से कोण 5 और कोण 3 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर एकांतर अंतः कोण से होंगे। ठीक है, अब मतलब अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कि आपने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, आपने प्रश्नावली 6.1 और प्रश्नावली 6.2 के परिचय को या उसकी इंट्रोडक्शन को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप वो पढ़ के आइए, वीडियोस बने हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए भाई साहब। ठीक है, ये कैसे हो गया बराबर एकांतर अंतः कोण से। हाँ, ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। अब ये दो समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त हुए। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो प्रश्नावली 6.2 का एक का पहली प्रश्नावली 6.1 का एक कॉन्सेप्ट यूज आएगा, रैखिक युग्म अभिगृहित। ये देखिए, ED एक रेखा है, मैंने बताया ना, ED मैंने एक रेखा खींची है BC समांतर, तो ED एक रेखा है, तो A पॉइंट पे जो कोण बनेंगे 180 अंश बनेंगे। किसी भी रेखा के हर एक बिंदु पे 180 अंश कोण बनता है, ये रैखिक युग्म अभिगृहित हमसे कहता है। तो कोण 4, कोण 1 और कोण 5 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 कितने होंगे, इनका योगफल 180 बराबर नहीं, इनका योगफल 180 अंश के बराबर होगा। आपको ये पता होगा। ये कैसे हुआ, ये हुआ है आपका रैखिक युग्म अभिगृहित। रैखिक युग्म अभिगृहित के दो अभिगृहित थे प्रश्नावली 6.1 में। ठीक है, अब
यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो कोण 4 कोण 2 के बराबर है, कोण 5 कोण 3 के बराबर है, तो उनकी जगह हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं। कोण 4 कोण 2 बराबर है, तो चाहे कोण 4 लिखे चाहे कोण 2 लिखे बात एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे कोण 2 लिख देंगे। कोण 1 ऐसे चल ही रहा है और कोण 5 की जगह कोण 3 रख देंगे, बराबर हो गया 180। और हमें यही तो सिद्ध करना था। इसे थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए, कोण 1 को पहले लिख दीजिए, कोण 2 को बाद में लिख दीजिए, कोण 3 को लास्ट में एकदम लिख दीजिए। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। हमें जो यही सिद्ध करना था कि सभी कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण 1 कोण 2 कोण 3 क्या है, त्रिभुज के कोण ही तो हैं। अरे यार कितना सिंपल था, ठीक है। लेकिन ये मतलब कि लिखने का सिस्टमैटिक तरीका नहीं है किसी भी सवाल को, ठीक है। मतलब सारे किसी भी थ्योरम या कोई भी चीज़ अगर हम सिद्ध करते हैं तो ये लिखने का सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। ये बस मैंने आपको बता दिया एक रफ तरीका। हाँ, आप यहाँ से आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे लिखेंगे कैसे ये मैं आपको अगली वाले प्रमेय में बता रहा हूँ। आप ठीक उसी प्रकार से आप इस प्रमेय में भी वही चीज़ फॉलो करके आप लिख सकते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। बस आपको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रमेय की ओर, बहिष्कोण प्रमेय। हम लोग प्रमेय 6.8 की बात करें तो ये प्रमेय कहता है कि भाई साहब यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब ये प्रमेय पढ़ते ही बच्चों के जो दिमाग होते हैं वो घूमने लगते हैं। भाई क्या दे रखा है, कुछ समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उन्हें ये ही नहीं समझ में आता कि अंतः अभिमुख कोण क्या होता है, बहिष्कोण क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि बहिष्कोण क्या होता है और अंतः अभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बेसिक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आपको उससे बताने का प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक त्रिभुज है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है। हाँ, बहिष्कोण का मतलब होता है कि अगर आप किसी त्रिभुज की कोई भी एक भुजा बढ़ा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये भुजा थी, मैंने इसे आगे में बढ़ा दिया। अब त्रिभुज की भुजा, ये जो त्रिभुज की भुजा है उसके संलग्न जिस भुजा को बढ़ाया है उस भुजा से सटी हुई जो त्रिभुज की भुजा है और जो भुजा बढ़ाई हुई है उसके बीच जो कोण बनता है वो होता है आपका बहिष्कोण। ये क्या है? ये है बहिष्कोण, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहिष्कोण यहाँ बने। अगर आप मान लीजिए आपका मन है कि नहीं नहीं मैं ये वाली भुजा क्यों बढ़ाऊँ, मैं कोई और बढ़ाऊंगा, तो हाँ आप बढ़ा लीजिए ना। आप मान लीजिए आपने ये वाली भुजा बढ़ा दी तो भाई तो त्रिभुज की भुजा आप लेंगे, त्रिभुज की भुजा लेंगे और बढ़ाई गई भुजा, ये वाला जो कोण होगा ये होगा आपका बहिष्कोण, ठीक है। बहिष्कोण को हम लोग इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं, ठीक है। बहिष्कोण को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल भी कहते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी, इंग्लिश के टर्म्स को याद रखना है बस। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको इंग्लिश के टर्म को यानी कि जो मेन चीज़ें होती हैं वो आप इंग्लिश में जानते रहेंगे तो आपको भविष्य में फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अब बहिष्कोण आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए इस त्रिभुज में ये भुजा बढ़ाई गई है तो ये भुजा और त्रिभुज की भुजा के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या है? बहिष्कोण है, ठीक है। अब अंतः अभिमुख कोण क्या होता है? तो पहले अंतः अभिमुख कोण का मतलब समझते हैं। तो अंतः अभिमुख कोण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल। अंतः अपोजिट मतलब उल्टा, अंदर के। देखिए जैसे कि इसे क्या कहते हैं? इसे एक्सटीरियर एंगल। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक इंटीरियर होता है, एक्सटीरियर होता है। यानी कि ये मैंने आपके सामने कोई त्रिभुज चुना है तो ये जो एंगल्स हैं ये अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः कोण है। अंतः का मतलब होता है अंदर के कोण, इंटीरियर। और बहिष मतलब बाह, बाह मतलब बाहर के कोण, बाहर के कोण। बहिष्कोण मतलब बाहर के कोण। देखिए बाहर का कोण है, त्रिभुज के बाहर का कोण है ये वाला जो बहिष्कोण होता है। तो अंतः कोण का मतलब अंतः मतलब होता है अंदर के कोण, ठीक है। तो ये जो एंगल होते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं वो त्रिभुज के अंतः कोण होते हैं, ठीक है। अब यही मैंने ये भुजा बढ़ाई दी, अब ये जो कोण बना ये बहिष्कोण, यदि बाहर का कोण है तो जो बहिष्कोण होता है उसका वो जो होता है वो अंतः अभिमुख कोणों को योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोण, देखिए अंतः कोण तो ये तीनों हो गए। अभिमुख क्या मतलब? अभिमुख का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि इस बहिष्कोण के उल्टा साइड। देखिए ये बहिष्कोण है, ठीक है, ये बहिष्कोण है ये वाला एंगल। तो इसके साथ ये जो एंगल लगा हुआ है, इसके साथ जो ये वाला एंगल लगा हुआ है ये क्या है? ये तो इसके साथ वाला एंगल है, ये इसके साथ वाला एंगल है, इसका भाई है, क्योंकि इसी से तो ये बना है।
लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये जो दोनों एंगल है ये कहलाते हैं अभिमुख, यानी कि अपोजिट एंगल। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अपोजिट एंगल। तो ये जो दोनों एंगल होते हैं यही तो कहलाते हैं क्या, अंतः अभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतः अभिमुख कोण। ठीक है, ये कहलाते हैं अंतः अभिमुख कोण। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए मैं आपको और थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। अगर मान लीजिए मैंने त्रिभुज लिया कुछ इस प्रकार का, ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज लिया। हाँ, अब अगर आप बताइए मुझे, मैंने इसकी ये वाली भुजा इस प्रकार से बढ़ा दी तो इसमें बहिष्कोण कौन सा होगा और बहिष्कोण के अंतः अभिमुख कोण कौन से होंगे। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिए फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये भुजा बढ़ाई गई है, ये त्रिभुज की भुजा है, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो आपका होगा बहिष्कोण। वो क्या होगा, ये बहिष्कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। अब अंदर के कोण लेने हैं आपको, लेकिन दो अंदर के कोण लेने हैं, लेकिन इसके साथ वाला नहीं लेना है, इसके अपोजिट वाला लेना है। तो आप इसके साथ वाला नहीं लेंगे। ठीक है, ये वाला आपको नहीं लेना है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, अंतः अभिमुख कोण होंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे इस केस में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो बातें हैं समझ में आई होंगी। अब आप प्रमेय पढ़िए, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो प्रमेय क्या कह रहा है, प्रमेय कह रहा है कि भाई साहब यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, तो मैंने एक त्रिभुज था, इसकी एक भुजा ये BC जो थी वो बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण। अब भुजा को बढ़ाने से जो बहिष्कोण बना है कोण 4। ठीक है, कोण 4 बना है ना यहाँ बहिष्कोण। जो कोण 4 होता है वो दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे अंतः अभिमुख कोण कौन से होंगे, इसके साथ वाला नहीं लेना। कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे, अंतः अभिमुख कोण होंगे। तो जो इनका योगफल होगा वो बराबर होगा 4 के, यानी कि कोण 1 और कोण 2 का जो योगफल है वो बराबर होगा 4 के। ठीक है, आपको यही बात सिद्ध करनी है। अब मैं आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। क्या, जब भी आप कोई चीज़ सिद्ध करते हैं तो उसको सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है। मैं पहली बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, और जब आप पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस प्रकार से मान नहीं ज्ञात करने होंगे। आप इस प्रश्नावली के प्रश्नों में आप मान ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन जब आप त्रिभुज पढ़ेंगे तो उसमें आपको मान नहीं ज्ञात करने होंगे, आपको चीज़ें सिद्ध करनी होंगी। तो सिद्ध करने के लिए एक फिक्स पैटर्न होता है। तो पहले सवाल शुरू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दिया है। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है। कौन कौन सी चीज़ें दे रखी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। जो चीज़ सिद्ध करनी होती है हम वो लिखते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं रचना। ठीक है, रचना यानी कि हमने अपने तरफ से किया, कैसे अपने पिछले वाले में हमने रचना की ना, अपने तरफ से समांतर रेखा खींची थी। इसके बाद हम लोग लिखते हैं उपपत्ति, यानी कि जो सारा हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको सिद्ध करने के लिए दिया है। तो दिया है में हम लोग क्या लिखेंगे, हमें क्या दिया है, हमें क्या दिया है बताइए आप। हमें इसमें केवल यही चीज़ें दे रखी हैं कि भाई साहब ये क्या है, बहिष्कोण है एक। ठीक है, कोण 4 क्या है, बहिष्कोण है, और कोण 1 और 2 अंतः अभिमुख कोण है। ठीक है, ये ABC क्या है, त्रिभुज, ये हमें दे रखा है। हाँ, अब हमें बस यही चीज़ लिख देनी है, हमें जो चीज़ें दे रखी हैं। तो हम लोग लिख देंगे कि अरे ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हमें ये चीज़ दे रखी है, और बस यही चीज़ हमें दे रखी है। और अब हम लोग लिखेंगे कि हमें सीधे क्या चीज़ सिद्ध करनी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो हमें क्या चीज़ सिद्ध करनी है, हमें सिद्ध करनी है कि भैया जो कोण 1 है प्लस में जो कोण 2 है ये बराबर है कोण 4 के। हमें यही चीज़ सिद्ध करनी है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मेरे बताए अनुसार रचना लिखेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि रचना ये जो है ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर रचना हो रही है तब आप लिखिए, नहीं हो रही तो मत लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ भी रचना नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए हम लोग रचना नहीं लिखेंगे। रचना वाला जो पद है वो हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हमें रचना नहीं करनी है, इसलिए आप रचना नहीं लिखेंगे, कोई ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति को हम लोग कहते हैं
प्रूफ इंग्लिश में, ठीक है। यानी कि आपने उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स अपनाए हैं, तो इसको सिद्ध करना बहुत ही ज़्यादा सरल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी अभी हमने त्रिभुज का कोण योग गुण पढ़ा है, यानी कि इसके पहले वाला जस्ट प्रमेय, प्रमेय 6.7, इसके पहले वाला प्रमेय, ठीक है। उसमें हमने क्या बोला, उसमें हमने बोला भाई साहब कि जो कोण 1 होता है, प्लस में कोण 2 होता है, प्लस में कोण 3 होता है, ये बराबर होता है 180 अंश के। क्यों? क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज के कोण है। और हमने ये भी पढ़ा प्रमेय में कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो यही भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कारण। आप मैथ्स में कुछ भी करेंगे आपको उसका कारण लिखना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पे कारण लिख दीजिए सिंपल सा कि भैया त्रिभुज के कोण योग गुण से, ठीक है। ये आपको कारण लिखेंगे। त्रिभुज का कोण योग मतलब कि त्रिभुज के कोणों के योगफल का त्रिभुज के पास एक गुण होता है, एक क्वालिटी है त्रिभुज की, किसके कोणों का जो योगफल है वो 180 अंश होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, एक समीकरण, इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं कि किसका भविष्य में यूज आएगा। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज आएगा प्रश्नावली 6.1 का रैखिक युग्म अभिगृहित। अगर आपने नहीं पढ़े हैं प्रश्नावली 6.1, प्रश्नावली 6.2, तो आपको दिक्कत आएगी और भविष्य में दिक्कत आती ही रहेगी। ये प्रश्नावली 6वीं अध्याय जो 6वां है, रेखाएं और कोण, आपको ये पढ़नी है। इसको पढ़े बिना कक्षा 10 में नहीं जाना है, ठीक है। अब अगर आप पॉइंट सी पे देखें तो बीडीए का देखा है, पॉइंट सी पे एक ऊपर 180 का कोण बनेगा, तो कोण 3 और कोण 4 का जो योगफल है वो बराबर होगा 180 अंश के। आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों आपने ऐसा क्यों किया, तो मैं बोलूँगा कि रैखिक युग्म अभिगृहित से ये आपके पुराने पाप हैं, आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से ये बात हो जाएगी, ठीक है। अब इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, दोनों के आर एच एस यानी राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 180 अंश के बराबर है, कोण 3 और कोण 4 बराबर 180 अंश है। तो हम लोग कोण ये जो पूरा एंगल है इसे हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं। मतलब समझने का प्रयास कीजिए, मैंने आपको ये चीज़ें बहुत बार समझाई हैं कि एक लड़का है, ठीक है, मान लीजिए ये एक लड़का है, इसकी जो लंबाई है वो इस लड़के के बराबर है, ठीक है, उसकी लंबाई, ये दोनों लंबाई बराबर है, ठीक है। अब एक और लड़का है, इसकी लंबाई इसके बराबर है और इसकी लंबाई इसके बराबर है, तो इन दोनों की लंबाई भी तो समान होगी। तो वही बात है कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये इसके, और फिर ये जो है ये भी इसी के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, 2 से कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 3 प्लस में कोण 4। कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो घटेगा, 0 ही आएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो कट गया और हमें यहाँ से मिल गया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में कोण 4, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, और हमें यही चीज़ उससे तो करनी थी ना भाई, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में कोण 4। तो ये जो प्रमेय है ये एग्जाम में उतने नहीं पूछेंगे यार कि आपसे कहेंगे लो प्रमेय सिद्ध करो, हाँ, लेकिन नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हमें एग्जाम से मतलब नहीं है, हमें नॉलेज से मतलब है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। हाँ, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप इसी प्रकार से, मैंने ये जो पैटर्न बताए हैं, इसी प्रकार से पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले प्रमेय को आप सिद्ध कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और क्लास 10 की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप कि कोई दोस्त है या कोई भी है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।